तो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, हमारी आज की कुछ कहानियां बहुत स्पेशल है। मैं चाहूंगा कि आप उन कहानियों को पूरा सुने। साथ ही मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत से मुझे लगातार कहानियां भेज रहे हैं। इसी तरह अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानियों को मैं अपनी आवाज़ दूँ, तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। आप चाहें तो अपनी कहानियां भी भेज सकते हैं। तो ठीक, आप जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाइए और शुरू हो जाइए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम शिवम है। जब मैं करीब 7 या 8 साल का था, तब मैं अपने गांव उत्तर प्रदेश चला गया था। वहां पर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। एक दिन मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बागीचे में खेल रहा था। हमारी बॉल बागीचे से बाहर एक घोले पर जा गिरी। घोला एक छोटा सा पुल होता है जो यूजुअली छोटी सी नहर के ऊपर बनाया जाता है। मैं ठीक उस बॉल को लेने के लिए घोले पे चला गया। घोला बहुत वीरान टाइप का था। साइड में बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियां भी थी। मैं ठीक जैसे ही वहां से बॉल उठा रहा था कि तभी पीछे से बाइक पर एक लड़का और लड़की आने लगे। देखने में वो कोई शादी का जोड़ा वाले लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने शादी वाले कपड़े पहने हुए थे, शेरवानी और लहंगा। वो ठीक घोले के ऊपर अपनी बाइक चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बाइक चढ़ नहीं पा रही थी। उल्टा यूं समझे कि बंद हो गई। मैं घोले से उतरकर बॉल लेकर थोड़ी दूरी पर खड़ा हो गया और चुपचाप उन्हें देखने लगा, क्योंकि मुझे कुछ अजीब लग रहा था। अक्सर इस रास्ते से कोई आता नहीं था और ये दोनों बाइक पर क्या कर रहे हैं। एक बार को तो मन में ये भी आया कि शायद कहीं जा रहे होंगे, फिर भी थोड़ा अजीब तो लगा। अब ठीक उनकी बाइक तो स्टार्ट हुई, लेकिन लड़के ने जैसे ही एक्सीलेटर को यूज किया तो तभी उस बाइक का बैलेंस बिगड़ गया। मैं देखता रह गया। उनकी बाइक घोले से नीचे गिर गई। मुझे तुरंत चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वैसे मैं आपको वक्त बताना भूल गया था। उस समय शाम के 5 बज रहे थे जब मैंने उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनी। मैं तुरंत वहां देखने भी गया। मैंने देखा कि वो दोनों एक बांस के पेड़ पर फंसे हुए थे और ठीक उस बांस के पेड़ के बगल में एक कांटेदार पेड़ था जो कि शायद उनके शरीर में चुभ चुके थे। सच कहूं तो उन्हें देखकर मैं डर गया। मैंने सोचा कि गांव वालों को बुला लाता हूं, शायद वही इनकी मदद कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, जब मैं गांव वालों को बुलाकर लाया तो गांव वाले आपस में बातें कर रहे थे कि शायद ये वही दोनों होंगे। मैं उनकी बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज तो था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। सच बात तो ये थी, जब हम वहां पहुंचे तो वहां पर कुछ भी नहीं था, बस खून के दाग दिख रहे थे। गांव वाले कहने लगे, शायद वो दोनों चले गए और बेटा अब तुम यहां मत आना, शायद वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकते थे। वैसे तुम बहुत किस्मत वाले हो, क्या तुम्हें इस जगह के बारे में पता नहीं? साथ ही उनकी बात सुनकर मैं डर गया। मैं मन ही मन कंफ्यूज भी था। पर जब मैं अपने घर आया तो मैंने अपनी दादी को यह पूरी बात बताई। दादी ने मुझसे कहा कि आज के बाद वहां मत जाना। दादी ठीक मुझे उन दोनों के बारे में बताने लगी। उन्होंने कहा कि आज से कुछ 30 साल पहले एक लड़का था। वो ठीक दूसरे गांव का था। उसे इस गांव की लड़की से प्यार हो गया था। वो छुप छुप कर 2-3 साल तक मिलते रहे। फिर उन्होंने शादी करने के बारे में सोचा। हालांकि लड़के वाले के घर वाले तो मान गए थे, लेकिन लड़के वालों के घर वाले नहीं मान रहे थे। तब जाकर लड़की ने सोचा कि वो दोनों भागकर शादी करेंगे। इसके कुछ ही महीनों बाद वो दोनों यहाँ से भाग गए। लड़का ठीक लड़की के पिताजी की बाइक चुरा के भाग गया था। साथ के साथ वो कुछ पैसे भी चुरा कर गए थे। इसके बाद उन्होंने शेरवानी और लहंगा खरीदा और एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। इसके बाद वो दोनों सोचने लगे कि अब कहाँ रहेंगे। लड़के ने कहा कि अभी हम इस जगह को छोड़कर चलते हैं, कहीं और अपना घर बसाएंगे। बस ठीक वो दोनों बाइक से इस जगह को छोड़कर जाने लगे। उन्होंने सोचा एक बार अपना गांव आखिरी बार देख लेते हैं। और ठीक वो दोनों रात में गांव गांव घूमने लगे। अब जैसे ही वो घोले के पास पहुंचे तो अचानक उनकी बाइक खराब हो गई। यूँ समझो कि चालू ही नहीं हुई। कुछ देर बाद जब वो बाइक चालू हुई तो अचानक से एकदम स्पीड में आकर वो उसी बांस के पेड़ में ठुक गई। वो दोनों ठीक वहां पर फंस गए थे। उनके शरीर पर कई सारे कांटे भी चुभ गए थे। वो दोनों चीखते चिल्लाते रहे, मगर वो घोला गांव से काफी दूर था। किसी ने भी उनकी मदद नहीं करी। इसके बाद सुबह तक वो दोनों मर चुके थे। सुबह जब गांव वालों ने उनको देखा तो जल्दी से लड़की वालों के घर वालों को बुलाया गया। लड़की का पिताजी बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी बेटी घर छोड़कर भागी थी। इसीलिए उसने अपनी बेटी की लाश उसी घोले के नीचे गाड़ दी, साथ के साथ उस लड़के की भी। बस तभी से आज तक उस घोले पे उन दोनों की आत्मा भटकती रहती है। जब भी कोई इंसान वहां अकेला जाता है तो वो दोनों इस घोले को पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेटा उनकी किस्मत खराब थी। शायद वो इस दृश्य को दिखाकर न जाने क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों,
दादी की बात सुनने के बाद मैंने ये पहली बार जीवन में अपने एक्सपीरियंस किया। हालांकि यही थी मेरी ये कहानी। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों सुनिए आपने, ये थी शिवम जी की कहानी। वैसे इनकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूँ आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें जानने में बहुत उत्सुकता होती है, लेकिन यकीन मानो वो चीज़ हम ना जाने तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इस दुनिया का नियम है, अगर इस दुनिया में पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी ज़रूर है। मेरा नाम निर्भय कुमार है और मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं अलीगढ़ के एक छोटे से ज़िले गांव पैंतपुर में एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं और मुझे बचपन से ही कुछ अलग करने की चाह थी, इसीलिए मैं इन चीज़ों को ढूंढता था। मुझे बचपन से ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में जानने का बेहद शौक था, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं था। मैं भूत प्रेत आत्माओं की कहानियाँ अक्सर सुना करता था। मेरे घर की स्थिति बहुत ख़राब चल रही थी, इसलिए मुझे मजबूरन स्कूल छोड़ना पड़ा। उन दिनों मैं अपने भाइयों के साथ दिल्ली में एक कपड़ों की कंपनी में आ गया, जहाँ मुझे काम करते करते अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे, जिसके बाद मेरा घर अच्छा चलने लगा। हम तीनों भाई रेंट पर रूम लेकर रहते थे। उनमें से एक का नाम भीम था और दूसरे का नीरज। वो दोनों मुझसे बहुत बड़े थे, लेकिन उनकी हाइट मुझसे छोटी थी। उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये दोनों मुझसे बड़े होंगे। हालांकि हम तीनों भाई एक ही कंपनी में जॉब करते थे। वहाँ पर हमें तकिए पैक करने होते थे। हमारा काम केवल दिन का था, कभी कभी रात को ओवर टाइम भी कर लिया करते थे। साथियों 23 जुलाई की बात है। हम तीनों भाई जॉब करके शाम को रूम पर आ रहे थे, और तो और उस दिन हम तीनों को तनख्वाह भी मिली थी, इसलिए हम बाहर से खाना लेकर आए थे। हालांकि कुछ पार्टी करने का मन भी हुआ, तो उस दिन हमने घर पर खीर भी बनाई थी। उस वक्त लगभग 9:30 बजे हुए थे। हमने आसपास के लोगों से सुन रखा था कि यहाँ पर एक पार्क है और उस पार्क में एक आदमी ने आत्महत्या की थी। तब से लेकर अब तक उसकी रूह उस पार्क में भटकती है। कोई भी रात को वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। पर दोस्तों मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होने के कारण इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता था, लेकिन मेरे दोनों भाई इन सब बातों पर बहुत बिलीव करते थे। पर खैर, खाना खाने के बाद हम तीनों भाई अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। उस वक्त हम तीनों भूत की कहानियां सुन रहे थे। वो सारी कहानियां जो सत्य घटना पर आधारित होती हैं। वो दोनों उन कहानियों को सत्य घटना पर आधारित बोलकर मुझे डराना चाहते थे, लेकिन मुझे उन कहानियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही उन दोनों की बातों में। अब ठीक मेरा भाई नीरज, जो कुछ समय पहले ही कुछ लोगों से ये सुनकर आया था कि इस पार्क में एक व्यक्ति ने सुसाइड किया था और तो और उसकी आत्मा भी भटकती है, मैंने उन दोनों से कहा कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, केवल मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं। इसी बात पर मेरे भाई ने कहा कि अगर ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं तो क्यों ना हम तीनों शर्त लगाते हैं, अगर आज रात तू उस पार्क में जाकर वहाँ से एक आम का पत्ता भी तोड़ लाता है तो हम दोनों भाई तुझे 500-500 रुपये देंगे। दोस्तों पैसों के लालच के चक्कर में मैंने उनकी शर्त को मान लिया, और तो उन्होंने ये भी कहा कि ठीक रात के 11 बजे तुझे वहाँ पर परफ्यूम लगाकर जाना है, और तो और ये बची हुई खीर भी खानी है। अब दोस्तों ये बात उन्होंने इसलिए बोली क्योंकि गांव में ये बात बहुत प्रचलित है कि भूत प्रेत परफ्यूम और मीठे से बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। सच कहूँ तो मुझे 1000 रुपये का इतना बड़ा लालच आ गया था कि मुझे सही और गलत का ध्यान ही नहीं रहा। ठीक 11 बजे मैं पार्क में जाने के लिए तैयार हो गया। कुछ समय बाद थोड़ी देर तक मुझे कोई डर नहीं था, लेकिन दिल अभी भी बहुत परेशान था, एक तरह से मानो बेचैन था। लेकिन मुझे कैसे भी करके 1000 रुपये चाहिए थे। मैं ठीक पार्क में चला गया और वहाँ से एक आम का पत्ता तोड़कर ले आया। वैसे मैं अक्सर दिन में वहाँ जाया करता था, लेकिन रात में मुझे कुछ अजीब फील हो रहा था, जैसे मैं वहाँ अकेला नहीं हूँ, मेरे आसपास कोई है। लेकिन मैंने मन का वहम समझा और वहाँ से पत्ता तोड़कर रूम की तरफ चला आया। सच कहूँ तो सही सलामत देखकर मेरे दोनों भाई के होश उड़ गए। यकीन मानिए उन दोनों को यह भरोसा हो गया कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अब ठीक शर्त के मुताबिक दोनों ने मुझे 500-500 रुपये दिए। मैं उनके चेहरे की तरफ देख रहा था, उन दोनों का चेहरा उतर सा गया था। अब रात भी बहुत हो गई थी, लगभग तकरीबन 1 बज चुका था, इसीलिए हम तीनों सोने के लिए चले गए क्योंकि सुबह काम पर भी जाना था। साथियों रात बहुत अच्छी भी थी। सुबह हम तीनों भाई काम के लिए रवाना हो गए। भाई नीरज ने बाइक स्टार्ट की और हम तीनों बाइक पर बैठ गए। कंपनी पहुंचकर हम तीनों अपने अपने काम में लग गए।
लेकिन सच कहता हूँ, उस दिन मुझे और दिनों के मुताबिक कुछ अजीब सा फील हो रहा था। मेरे सर में हल्का दर्द था और नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले रखा था। सच कहूँ तो मुझे उस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने जाकर ये बात अपने दोनों भाइयों को बताई कि आज मेरी तबीयत शायद ख़राब है, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने मुझे डॉक्टर से दवा लेकर घर जाने की सलाह दी। मैंने वहाँ से बाइक स्टार्ट की और सीधा अपने रूम की तरफ निकल गया। घर जाने से पहले मैं डॉक्टर के पास भी गया। उन्होंने मुझे थकान की वजह बताकर आराम करने को कहा। दोपहर हो रही थी, लगभग 2 बज रहे होंगे। मुझे कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लगने लगा कि सच में मेरे आसपास कोई है जो कि मुझे देख रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि छोड़ो ये सब, मेरी बीमारी हो सकती है। मैंने ये सब नज़रअंदाज कर दिया और ठीक आराम से सो गया। नींद में जाने के बाद मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा। ठीक शाम के 6 बजे मेरे दोनों भाइयों की दस्तक ने मुझे जगाया। दोस्तों सच कहता हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी ही नहीं कि मैं दरवाजे खोल सकूं। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पैरों को किसी ने जकड़ रखा है। पर मैंने कैसे भी हिम्मत करके उस दरवाजे को खोला। हालांकि उन्हें दरवाज़ा खटखटाते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके थे। दरवाजे के खुलते ही भीमा ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, डॉक्टर ने तुझे क्या बोला? मैंने कहा कुछ नहीं, कह रहे थे कि थकान की वजह से हो रहा है, 2-3 दिन आराम करने को कहा है। भाई ने कहा तू चिंता मत कर, आराम कर, काम हम संभाल लेंगे। उनकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। इसके बाद नीरज भाई ने मुझसे पूछा कि तूने खाना खाया कि नहीं। मैंने कहा तबीयत ज़्यादा खराब थी, इसलिए कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। भाई ने कहा कि कुछ तो खाना होगा, वरना दवाई कैसे लेगा। दोस्तों इसके बाद मैंने हिम्मत करके 2-3 निवाले खाए और दवाई लेने के बाद बिस्तर पर आकर सो गया। रात के तकरीबन 8 बज चुके थे। मुझे भी अब तबीयत में थोड़ा सुधार लग रहा था। मैं सीधा अपने बिस्तर से उठकर बैठ गया। तब मेरे दोनों भाई खाना बना रहे थे। मैंने मेरे साथ घट रही घटना के बारे में उन दोनों को बताया। वो दोनों मेरा मजाक बनाने लगे और तो और मेरी बात पर वो ज़रा भी विश्वास नहीं कर रहे थे। नीरज भाई तो कहने लगे कि देखो, इतने महान आत्मा को भी डर लगने लगा। तू ही तो कह रहा था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन दोस्तों मैंने उन्हें समझाया और उन्हें मेरी बात पर विश्वास होने लगा। दोस्तों हमारे रूम के पास में एक मंदिर है। भाइयों ने मुझसे कहा ठीक है, हम तेरी बात पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन आज रात तू सो जा, कल सुबह हम तुझे मंदिर लेकर चलेंगे और तेरी समस्या का समाधान करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों रात के ठीक 11 बजे मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कंबल को मेरे शरीर से अलग कर रहा है। ये सब देखकर मैं पसीना पसीना हो गया। सच कहूँ तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी कंबल को अपने मुंह से हटाकर बाहर देखूं। मैंने अपने दोनों भाइयों को जगाने की कोशिश की, पर यकीन मानो जैसे किसी ने मेरे हाथ पैरों को एकदम से जकड़ रखा हो और तो और जैसे मेरे मुंह पर भी टेप लगा रखी हो। उस समय मैं कुछ भी करने की हालत में नहीं था। मैं ठीक एक लावारिस की तरह अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मैं बस चुपचाप अपने साथ ये सब होता हुआ देख रहा था। मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। पर जैसे ही मेरी नज़र पास में रखी कुर्सी की तरफ गई तो यकीन मानो मेरी आत्मा मुझसे बाहर आ गई। मैंने देखा कि वहाँ पर एक आदमी बैठा था जिसकी आंखें बिल्कुल काली थी। वो एक डरावनी सी मुस्कान के साथ मेरी ही तरफ देखे जा रहा था। यह देखकर मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। कुछ भी करने की हालत में नहीं था। मैंने आंखें बंद की और अपने भाइयों को आवाज़ लगाई। वो दोनों भागकर मेरे पास आ गए और मुझे पसीना पसीना देखकर मुझसे पूछने लगे कि निर्भया क्या बात हुई, ये इतना सारा पसीना कैसे। मैंने उन्हें डरते हुए जो जो मेरे साथ हुआ सब कुछ बताया। यकीन मानना दोस्तों, मेरी बात सुनकर उन्हें भी डर लगने लगा। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके मुझसे कहा कि कुछ नहीं होगा, तो आराम से सो जा, हम दोनों तेरे साथ यहीं पर हैं। साथियों जब मैंने उन दोनों की हिम्मत देखी तो मैंने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। यकीन नहीं होता, इतना ठंडा मौसम होने के बाद भी मुझे पसीना आ रहा था। साथ के साथ सबसे बड़ी बात तो यह है, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। कुछ भी कहने के लायक नहीं था। मुझ में एक अजीब सी बेचैनी थी, नहीं मालूम, पर वो एक अलग ही डर था। बार बार लग रहा था कि जैसे कोई मुझे लगातार घूर रहा है। वो मुझसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन कौन है वो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। यही सब सोचते सोचते पता ही नहीं चला कब मुझे नींद आ गई। सुबह होते ही मेरी तबीयत खराब होने की वजह से बिल्कुल भी कहीं पर जाने का मन नहीं था। मेरे दोनों भाई काम के लिए निकल गए। वो जाते वक्त मुझसे कह गए थे कि तुझे शाम को मंदिर लेकर चलेंगे। सच कहूँ तो वो दोनों मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। वैसे हमारी बिल्डिंग में बहुत चहल पहल थी, इसीलिए मुझे भी कोई डर नहीं लग रहा था और कमरे में सोते सोते मेरा शरीर बहुत थक गया था। मैं ठीक टहलने के लिए छत पर आ गया।
और तो और सबसे बड़ी बात, मेरी छत से वही पार्क दिखता था जिसमें मैं रात के 11 बजे गया था। जब मैंने पार्क की तरफ देखा तो मुझे एक पल में सब कुछ याद आ गया, कैसे लोग इस पार्क के बारे में क्या क्या कहते हैं। और ठीक यही सब सोचकर कि मैं उस पार्क में रात के समय गया, सच कहूं तो बहुत डर लग रहा था। दोस्तों, ये बात मैं बिल्कुल सच बताने वाला हूँ, बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनना। मैं जैसे ही इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, ऐसा मानो कि मैं खो गया था। उसी वक्त अचानक मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया और मैं छत से नीचे गिर गया। अब दोस्तों, आप ही सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता था जबकि मेरे अलावा उस छत पर कोई मौजूद नहीं था। वो तो दोस्तों शुक्र कीजिए कि मैं जिस जगह पर खड़ा था उसके नीचे एक छज्जा था। मैं बस उस छज्जे की वजह से बच गया, मुझे ज़्यादा चोटें नहीं आई। मैंने तुरंत ही अपने भाई को कॉल लगाया और अपने साथ बीती हुई सारी बात बताई। उन्होंने कहा, चिंता मत कर, हम दोनों अभी रूम पर आ रहे हैं। मैंने हिम्मत करके वो छज्जा दोबारा पार किया और किसी तरह अपने रूम में चला गया। दोस्तों, इसके बाद की कहानी मुझे याद नहीं है, लेकिन ये कहानी मुझे मेरे भाइयों ने बताई थी कि मेरे साथ उनके सामने क्या क्या हुआ था। उन्होंने मुझे बताया कि जब वो रूम में आए थे तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। उन्होंने बहुत कोशिश की और तो और उन्हें टेंशन होने लगी कि कहीं मैंने कुछ गलत काम न कर लिया हो। इसीलिए उन्होंने पास में रहने वाले कुछ लोगों को बुलाया और दरवाज़ा तोड़ दिया। मैं ठीक अपने बिस्तर पर मुंह फेर कर आराम से बैठा हुआ कुछ कह रहा था, पर उन्हें यह देखकर बहुत शांति मिली कि मैं ठीक ठाक था। मेरे भाई भीमा ने मुझसे कहा कि यार, तूने तो हमें डरा ही दिया, आज तू दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा था? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि ईयरबड्स कम लगाया कर, वरना तू कहीं बहरा ना हो जाए। साथ ही उन्होंने मुझसे ये बात बहुत गुस्से में कही थी, लेकिन मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। और तो और वो मेरी तरफ भी बढ़े और गुस्से में मेरा नाम पुकारने लगे, लेकिन मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दे रहा था। अपनी ही धुन में मस्त था, जैसे मेरे अलावा वहाँ पर कोई मौजूद ना हो। पर खैर, मेरे भीमा भाई ने जैसे ही मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैंने उन्हें इतनी ज़ोर से धक्का मारा कि वो सीधा दरवाजे पर जाके गिरे। यकीन मानिए, उन्होंने मेरा ऐसा बिहेव पहले कभी नहीं देखा था। नीरज भाई कह रहे थे, अरे तू पागल हो गया है क्या? ये क्या कर रहा है? नहीं मालूम दोस्तों, उस वक्त मैं अपने होश में नहीं था। मुझे नीरज भाई ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें भी धक्का मारकर दूर कर दिया और तो उनके सर पे लग गई, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गए। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि आखिर हमारे साथ ये क्या हो रहा है। पर मेरे भीमा भाई ये देखकर सब कुछ समझ चुके थे। उन्हें पता चल गया था कि ये निर्भया नहीं है, ज़रूर इसके अंदर किसी आत्मा का वास है। उन्होंने नीरज भाई का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ घसीटते हुए ले गए। उनके सर से खून आ रहा था, जो कि कुछ ज़मीन पर भी गिर गया था। आप दोस्तों यकीन भी नहीं करोगे, मैं उस खून को उठकर चाटने लगा और तो और मैं धीरे धीरे भाई की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन भीमा भाई ने नीरज भाई को बाहर ले जाकर दरवाज़ा एकदम से बंद कर दिया। और ठीक तभी उनको हमारी लगाई हुई शर्त के बारे में याद आया कि आखिरकार तीनों ने रात में क्या किया था। भैया को अपनी शर्त पर बहुत पछतावा होने लगा कि हमने ये क्या कर दिया। मैं लगातार दरवाज़ा खटखटाता रहा, लेकिन बाहर से दरवाज़ा नहीं खुला। दोस्तों, इसके तकरीबन 2 घंटे बाद जब दरवाज़ा खुला तो मैं वहीं पर बेहोश पड़ा था। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि रूम में कितने लोग हैं और कौन कहाँ से आया है। मेरे मुंह पर पानी के छींटे मारे, तब जाकर मुझे कहीं होश आया। सबकी नज़रें मेरे ऊपर थी। मैंने उनसे पूछा भी कि ये सब कौन है, पर उन्होंने कहा कि ये मेरे और नीरज के दोस्त हैं, यहाँ पर घूमने आए हैं। मैंने तुरंत उनकी बातों पर विश्वास कर लिया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि बीते पिछले 3 घंटों के बारे में मुझे कुछ भी याद ना हो। मैंने आखिरकार इन 3 घंटों में क्या किया है? भैया ने मुझसे कहा कि तू 3 घंटों से बेहोश था। बस ये बात कहकर उन्होंने टाल दिया। वो ठीक मुझे बाहर पार्टी में ले जाने के बहाने से मंदिर ले गए। उन्होंने ठीक मुझे बाहर खड़ा किया। उनके 2 दोस्त मेरे साथ ही खड़े थे और मेरे दोनों भाई मंदिर के अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने पुजारी जी को सारी बात बताई। पुजारी जी ने मुझे एक ताबीज़ दिया और उसे कभी ना उतारने के लिए बोला। दोस्तों, जैसा पंडित जी ने कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा शरीर उसे पहनने के लिए राजी नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे ये करने से कोई रोक रहा हो। मेरे भाइयों ने जल्दी से वो ताबीज़ ज़बरदस्ती मेरे गले में डाल दिया। सच कहता हूँ, मुझे ऊपर वाले की ताकत पर भरोसा हो गया है। मेरे अंदर जितना भी बुखार, सर्दी, कमज़ोरी, सब कुछ एकदम गायब हो गया। मैं पहले की तरह नॉर्मल सा बिहेव कर रहा था। यूँ समझिए सब कुछ एकदम ठीक सा हो गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। मेरा बिहेवियर बिल्कुल ठीक था। ऐसा लगा मानो जैसे मेरे साथ कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों, शायद ये वही व्यक्ति था जिसने पार्क में आत्महत्या की थी और मैं गलती से
उसकी रहने की जगह पर खड़ा हो गया। शुक्र था मैं सही सलामत हूँ। दोस्तों, इस कहानी को ख़त्म करने से पहले मैं आप सभी से इतना कहना चाहता हूँ कि कभी भी ऐसे काम ना कीजिए जिससे आप तो परेशान होंगे ही, साथ के साथ दूसरा आदमी ये समझने में न जाने कितना समय लगा दे कि आपको हुआ क्या है। बहुत कुछ बिगड़ सकता है। बस ये आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरे जीवन की सच्ची कहानी है। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको निर्भया जी की कहानी? यकीनन ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि इन्होंने कहानी में शुरू से अंत तक एक एक चीज़ हम लोगों को बताई है। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूँ आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सर का बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शादाब है। मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो कि मेरे दोस्त के फादर की है। दोस्त का नाम यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कहानी भागलपुर बिहार की एक सच्ची कहानी है। मुझे उम्मीद है कि सर इस कहानी को ज़रूर सुनाएंगे। अब ठीक बात 1996 की है। मेरे दोस्त के पिताजी एक सरकारी स्कूल के चौकीदार थे, जो कि उनके घर से महज यही कोई 5 किलोमीटर दूरी पर था। लेकिन उस समय स्कूल से गांव तक के रास्ते में बहुत ही कम मकान हुआ करते थे। यूँ समझिए, स्कूल के आसपास या आधा किलोमीटर तक एक भी घर नहीं था। अब ठीक दोस्त के पिताजी की नाइट शिफ्ट की ड्यूटी रहती थी, ताकि स्कूल में कोई चोरी ना हो। उनको रहने के लिए एक छोटा सा रूम मिला था जिसमें वो सोते थे। ऐसे ही एक दिन रात को करीब 1 बजे अचानक उनकी नींद खुली। उस वक्त उन्हें स्कूल के तीसरे माले से बेंच के गिरने की आवाज़ आई। उन्हें लगा शायद कोई चोरी करने आया होगा। वो तुरंत टॉर्च लेकर स्कूल में तीसरे फ्लोर पर चढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचे तो कमरे का माहौल एकदम शांत था। ये सब देखकर वो थोड़ा डर गए। ठीक तभी उन्हें नीचे वाले फ्लोर से आवाज़ आनी सुनाई देने लगी। वो एकदम से डर के मारे नीचे आ गए। लेकिन जब पहुंचे तो वहाँ भी एकदम सब कुछ शांत था। वो डर के मारे भागते हुए स्कूल के बाहर आके अपने रूम में जाकर हाँफने लगे। उन्हें बाहर से एक आवाज़ सुनाई दी, अगर हिम्मत है तो एक बार और आकर देखा। साथियों, उन्होंने बस इतना ही सुना। उन्होंने अपनी साइकिल उठाई और सीधा अपने घर के लिए निकल गए। और तो और यहाँ तक जितना सुनसान इलाका था वहाँ तक उन्हें लगा कि उनका कोई पीछा कर रहा है। वो ठीक जैसे ही गांव के नज़दीक आए तब जाकर उन्हें लगा कि अब वो सुरक्षित है। उस दिन वो ठीक 3 बजे अपने घर पहुँच गए। इसके बाद उन्हें 5 दिन तक बुखार रहा। और तो और उसके बाद वो अकेले उस रूम में भी नहीं रहे जहाँ पर उनकी नाइट शिफ्ट होती थी। अब दोस्तों, वो स्कूल की नौकरी तो करते हैं, लेकिन रात को सोने के लिए मेरे किसी दोस्त को वहाँ ले जाते हैं। बस इतनी ही थी ये कहानी। धन्यवाद। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है, कई बार इंसान लगातार नौकरी करता है पर नहीं मालूम किस दिन उसके साथ क्या हो जाए। कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूँ आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। साथियों, मेरा नाम आदित्य है। मेरा घर पंजाब पठानकोट में है। एक दिन की बात है, मेरे मामू घर पर नहीं थे, तो मेरे मौसा जी उन्हें देखने के लिए रात तकरीबन 1 बजे निकले। घर वालों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माने। अब वो ठीक घर से कुछ दूर 5 किलोमीटर तक पहुंच चुके थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक लड़की लाल साड़ी डाली हुई थी, पूरी की पूरी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। वो ठीक रोड के साइड में बैठी हुई थी। मौसा ने सोचा कि मैं जाकर देखता हूँ कि वो लड़की वहाँ क्यों बैठी हुई है। जब उनकी नज़रें ठीक उस लड़की की आंखों पर गई तो पाया कि उसकी आंखें एकदम लाल थी। ऐसा लगता था देखकर जैसे अभी खून बाहर आ जाएगा। इतना देखने के बाद उन्होंने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी। वहाँ से ठीक उसके बगल से निकलते ही उस लड़की ने आवाज़ दी कि आज तेरी किस्मत अच्छी है, नहीं तो तू आज मर जाता। पर मेरे मौसा जी निडर हैं। उन्होंने कहा कि अगली बार अगर तू दिखी तो तू मेरे हाथों से मर जाएगी। अब ठीक मौसा जी जैसे ही घर पर पहुंचे तो उन्होंने मेरी मौसी से कहा कि आज मेरा आखिरी दिन होता। उन्होंने सारी बातें मौसी को बताई। इसके बाद उनसे सोया नहीं गया। अगली सुबह उन्हें 104 बुखार था। रात की बात जानने के बाद मामा ने एक बाबा जी को बुलाया। बाबा जी ने मामा से कहा कि तुम अभी उस जगह पर जाकर माफ़ी मांगो। अब ठीक इसके बाद मौसा जी ने जब वहाँ जाकर माफ़ी मांगी तब जाकर कहीं उनकी तबीयत में धीरे धीरे सुधार आया। वैसे तब से लेकर आज तक मेरे मौसा जी तो ठीक हैं, लेकिन मेरी मौसी की डेथ हो चुकी है। और ठीक ये कहानी मुझे मेरी माँ ने बताई थी।
साथियों, मेरे पास और भी कहानियां हैं। मैं आपको और कहानियां भेजूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है सर अपनी आवाज़ में कहानियां ज़रूर सुनाएंगे। पर अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स। आइए दोस्तों, चलते हैं एक और किस्से की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मैं यूपी रायपुर का रहने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि गांव देहात में हम ज़्यादातर लकड़ियाँ लेने जंगलों में ही जाते हैं। तो ठीक इसी तरह हम नदियों पर नहाने भी चले जाया करते थे। अब ठीक ऐसे ही गर्मियों का समय था। मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त लवकुश, वीरू और शैलेंद्र थे। हम चारों धीरे धीरे मस्ती करते हुए नदी पर जा रहे थे। नदी के पास पहुंचते ही चारों ने कपड़े उतारे और छपाक से नदी में कूद गए। शैलेंद्र तैरते हुए थोड़ी सी आगे चला गया। तैरते हुए अचानक उसके पैरों में एक नाव लगी। कहने लगा कि यहाँ पर नाव है, यहाँ पर आ जाओ। हम तीनों ठीक उसी जगह पर पहुंच गए। हमने वहां पर पहुंचकर उस बंधी हुई नाव को नीचे से खोल दिया। उसके बाद हमने उसके ऊपर बैठकर बहुत मजे किए। लेकिन पता नहीं, कुछ देर बाद अचानक से हम सबके पेट में दर्द होने लग गया। हम जल्दी से बाहर आए और अपने कपड़े पहनकर सीधा अपने घर की तरफ चलने लगे। आप सभी को एक बात बता दूं, गांव की वो नदी एकदम जंगल के बीचों बीच पड़ती है। पर खैर, उस वक्त दिन के 12 बज रहे थे। धूप एकदम सर पर थी। चलते वक्त एक पेड़ से सरसर की आवाज आ रही थी। जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो पाया कि उस पेड़ पर कोई उल्टा लटका हुआ था। सच कहता हूं, देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने तो सच में वहां से दौड़ लगा दी। मुझे भागता देख मेरे दोस्त कहने लगे कि ये कैसा मजाक कर रहा है। मैंने उनसे कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, एक बार जरा ऊपर की ओर देखो। साथियों, जब उन लोगों ने भी देखा तो पाया कि एक सफेद साड़ी में कुछ अजीब सा दिखने वाला हमारी ओर दौड़ा चला आ रहा था। हम बस बदहवास दौड़ते रहे। पर आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा कि ध्यान रखना, कभी भी 12 बजे दिन में खड़ी दोपहर को नदी में मत जाना। दोस्तों, सच कहता हूं, उस दिन के बाद से हम लोग उस नदी में कभी नहीं गए। पर आज भी हमें ये फील होता है कि वो चीज़ क्या थी। दोस्तों, बस इतनी ही थी ये कहानी। धन्यवाद। तो दोस्तों, सुनिए आपने रवि जी की कहानी। पर अब मैं आपको एक थोड़ी सी बड़ी कहानी सुनाना चाहता हूँ। हालांकि लोगों के इतने डीएम आते हैं तो मैं नहीं चाहता कि किसी की भी कहानी स्किप हो। अब देखिए, ये कहानी जिसकी मैं सुना रहा हूँ, इसने हमारे चैनल के लिए पहले भी कहानियां भेजी हैं, मगर इनकी ये कहानी मैं काफ़ी समय बाद सुना रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने ना तो मुझे मैसेज किया और ना ही मुझे इस कहानी के बारे में दोबारा याद दिलाया। पर खैर, ऐसे ही दिवाली के सबके स्टेटस देख रहा था, जब नज़र पड़ी तो ये कहानी भी सामने आई। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम संजना पांडे है। मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। मैंने इससे पहले भी सर को कहानी भेजी थी, तो आज मेरे पास एक कहानी और है बताने के लिए। बात है 2 साल पहले की, जब मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। उस वक्त मेरी छुट्टियां चल रही थी, तो उन दिनों मैं अपने मौसी के घर दार्जिलिंग चली गई। मेरी मौसी की एक लड़की और लड़का है। लड़का बड़ा है, वो बाहर जॉब करते हैं। घर पर मौसी और उनकी बेटी और मौसा ही रहते हैं। मुझे अक्सर उनके घर जाना बहुत पसंद था, क्योंकि मेरी मौसी बहुत अच्छे से पेश आती है। मैं ठीक वहाँ पर शाम को पहुँची थी। रात में खाना खाने के बाद मैं अपनी कज़न से बातें कर रही थी। बातों ही बातों में मुझे वो ये बता रही थी कि फेसबुक पर उसने एक पोस्ट पढ़ा जिसमें आत्मा और अननेचुरल चीज़ों के बारे में कुछ लिखा हुआ था। लेकिन वह ऐसी चीज़ों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती, पर मैं ऐसी चीज़ों को बहुत मानती हूँ। लेकिन जब वो बार बार उस पोस्ट का मजाक उड़ा रही थी, तो मैंने उसे रोकने की कोशिश की कि ऐसा मत करो, ऐसी चीज़ सच में होती है, उनका कम से कम मजाक तो नहीं उड़ाना चाहिए। खैर, हम बातें करते करते सो गए। हमारा दूसरा दिन बहुत अच्छे से गुजर गया। शाम होते ही मैं और मेरी कज़न वॉक पर निकले। चलते चलते रास्ते में एक पेड़ पड़ता था, जिसको वहाँ के आसपास के लोग श्रापित मानते थे। मैंने अपनी कज़न को ये कहा कि मुझे इसके आगे नहीं जाना, क्योंकि मुझे डर लगता है। सब कहते हैं कि ये पेड़ अच्छा नहीं है। बस दोस्तों, मेरा इतना ही कहना था कि वो ज़ोरों से हंसने लगी। वो मुझसे कहने लगी कि शायद तुम पागल हो गई हो, ये सब कुछ नहीं होता है, चलो मेरे साथ। दोस्तों, मेरा बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। पर एक अच्छी बात यह थी कि मेरे हाथ में हमेशा भोलेनाथ के मंत्रों से बना एक धागा बंधा रहता है। बस फिर क्या था, मैंने भोलेनाथ का नाम लिया और उसके पीछे पीछे चली गई। अब ठीक पेड़ के पास पहुंचने के बाद वो जोर से चिल्लाने लगी, कहने लगी कि अगर यहाँ पर कोई है तो सामने आकर दिखाओ। जब सामने से कोई जवाब नहीं आया, तब भी मेरी कज़न का दिल नहीं भरा। वहाँ पर पेड़ के नीचे एक छोटी सी ब्लैक कलर की मटकी रखी थी।
उसने उसे लात मारकर तोड़ दी। इतना देखने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसका हाथ जोरों से पकड़ा और वहां से लेकर भागने लगी। उस वक्त हल्का हल्का अंधेरा भी होने लगा था। हम दोनों भागते भागते सीधा घर तक आ गए। घर पहुंचकर मैंने उसे बहुत डांटा कि तुझे ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अभी भी मुझ पर हंसे जा रही थी। पर एक बात थी, हमने इस बारे में मौसी को कुछ भी नहीं बताया। अब ठीक रात का खाना खा के मैं चुपचाप नहाने चली गई। मैं ठीक जैसे ही नहाकर रूम में आई तो मैंने देखा कि मेरी कज़न विंडो के पास खड़ी होकर बहुत ही हैरानी से देख रही थी। मैं धीरे से उसके पास गई। मैंने उससे पूछा कि बाहर की तरफ क्या देख रही हो, पर उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब मैंने बाहर देखा तो पाया कि एक लंबा सा आदमी ठीक उसी मटके को लेकर खड़ा था। उसे देखकर मुझे बहुत डर लगा। मैंने तुरंत विंडो बंद कर दी और चुपचाप विंडो से दूर हट गई। इसके बाद मैंने अपनी कज़न को डरते हुए देखा और उससे पूछा कि कौन है ये, लेकिन वो मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो चुपचाप बस वैसे ही खड़ी रही। उसे देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। इसके बाद मैं उससे कुछ पूछती कि अचानक मेरा फ़ोन बजने लगा। फ़ोन देखा तो माँ का कॉल आ रहा था। मैं ठीक हालचाल पूछने लगी और उनसे बातें करने में बिजी हो गई। बात करते करते मुझे नींद आ गई। मैंने देखा कि मेरी कज़न पहले ही सो चुकी थी, जबकि उसे बहुत देर तक जागने की आदत थी। लेकिन आज वो बहुत जल्दी सो गई, पर मैंने उसे उठाया नहीं। मैं भी चुपचाप उसके पास जाकर लेट गई। इसके बाद अचानक मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आसपास कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी। सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान मंत्र पढ़ रहा हो। मैं अचानक से उठकर बैठ गई। जब मैंने अपने आसपास देखा तो मेरी कज़न मर्दाना आवाज में कुछ अजीब सा बड़बड़ा रही थी। उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। उसी वक्त मैंने अपना फ़ोन लिया और चुपचाप हनुमान चालीसा लगा दी। इसके कुछ ही देर बाद वो शांत हो गई और चुपचाप सो गई। ये सब देखने के बाद मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। अब ठीक जैसे ही सुबह हुई मैं सीधा भागकर मौसी के पास गई। मैंने सारी की सारी बातें उन्हें बता दी। पहले तो उन्होंने मुझे बहुत डांट लगाई कि मैंने ये सब उन्हें पहले क्यों नहीं बताया, पर उसके बाद मौसी मेरी कज़न को एक बाबा के पास लेकर गई। बाबा ने बताया कि उसके ऊपर एक बुरी आत्मा का साया है, इसीलिए वो साया वो मटकी अपनी वापस लेने आया है। और तो और वो बहुत गुस्से में भी है। तुम एक काम करो, उस पेड़ के पास सेम वैसी ही एक मटकी रख दो। साथियों, ये एकदम सच बात है। मौसी ने बिल्कुल वही किया जैसा बाबा ने बताया, क्योंकि मैंने खुद नोट किया। उस दिन के बाद से मेरी कज़न धीरे धीरे ठीक हो गई। सबसे बड़ी बात, ठीक होने के बाद से मैंने आज तक उसको मजाक बनाते हुए नहीं देखा। आप सभी का मेरी इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको संजना पांडे जी की कहानी? मुझे उम्मीद है आपको इनकी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि अब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाकर अपनी आवाज़ को भी विराम देना चाहूँगा। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम शबान रही है। एक बार की बात है, जब मैं अपनी नानी के यहाँ रह रहा था, उस वक्त मेरी मौसी की शादी हुई थी। शादी के बाद टेंट वाले को पैसा देना होता है, तो ठीक मेरे नाना नानी घर के पीछे पैसे गिन रहे थे। उस वक्त मैं भी उनके पास चला गया। अब ठीक नानी के घर के पास पानी पीने वाला चापाकाल भी था। वहीं ठीक उसके पास एक बम्बू का झाड़ भी था। जब मैंने ठीक उसकी तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि कोई है, और जब ध्यान से देखा तो एक वाइट सा साया और उसके साथ एक छोटा सा साया जो कि मुझे हाथ का इशारा करके अपनी ओर बुला रहे थे। मैं सच में इतना डर गया कि वहां से तेजी से दौड़ता हुआ सीधा अपनी नानी के आंगन में आ गया। उस दिन मुझे थोड़ा बुखार भी आया था, लेकिन उसके बाद मैं ठीक हो गया। बस इतनी ही थी मेरी आप बीती। धन्यवाद। तो दोस्तों, सुनिए आपने, ये थी हमारी आज की कुछ कहानियां और कुछ ऐसे किस्से जो हालांकि छोटे से हैं मगर सुनाने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मुझे जो भी डीएम करते हैं वो बहुत मेहनत से कहानियां भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानियां ज़रूर पसंद आई होगी। अब ठीक जल्दी आपसे मिलूंगा ऐसी ही रोमांच भरी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ। बाय बाय।